5 साल बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो पत्नी को प्रेग्नेंट देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन से अपने पत्नी को चरित्रहीन कह के उसे खूब मारा। मेरी माँ ने बताया कि मेरी पत्नी तो बहुत ही शरीफ औरत है। वह हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती है, उसकी पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी पत्नी तो चरित्रहीन कैसे हो सकती है? फिर मेरी पत्नी मेरे पैर पर गिरकर बोली, भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, यह बच्चा तुम्हारा ही है और जब बच्चा पैदा हो जाए तो तुम डीएनए टेस्ट करवा कर देख लेना। जब डिलीवरी वाले दिन बच्चे का टेस्ट करवाया तो मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। लेकिन कैसे? मेरा नाम सागर है और आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी पसंद बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मेरा दिल उस समय बहुत उदास था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी सांवले रंग की है और मैं तो खूबसूरती पर मरने वाला था। मुझे खूबसूरत लड़कियां भाया करती थी। मैं गोरे रंग को पसंद करता था और फिर मेरी दुल्हन तो सांवली थी, जिसे देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था और ना ही मैं अपने पत्नी को बिल्कुल भी देखना चाहता था। मैंने अपने माँ से शिकायत की कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो, तो माँ मुझसे कहने लगी कि देखो सागर, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वह मेरे घर के काम कर सके। तुम जानते हो नौकरानी आजकल कितनी महंगी हो गई है। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो वो फिर क्या वह मेरे घर के काम करेगी? तुम उसे यहाँ पर छोड़ के जाना, वह घर की सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, घर का सारा काम करेगी। उस लड़की पर घर की पूरी जिम्मेवारी मैं उसके सर पे डाल दूंगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम वहाँ परदेश में जाकर किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना, मेरी तरफ से खुली छूट है। मुझे मेरी माँ की यह बात बिल्कुल सही लगी। लेकिन माँ, मैंने सुना है कि वह लड़की पढ़ी लिखी है और एमए पास है, तो क्या वह आपके घर के काम करेगी? मैं अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं करवाऊंगी, बस तुम अमेरिका जाओ और वहाँ जाकर शादी कर लेना, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा मेरी माँ सही कह रही है, मैं तो परदेश चला जाऊँगा। ठीक है, वह पीछे से मेरी माँ का सारा काम करेगी और उनका ध्यान भी रखेगी। मुझे मेरी माँ ने प्रदेश में शादी करने की भी अनुमति दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया था। शादी की रात मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूं। फिर भी मैंने घूंघट उठाया तो एक सांवली सी और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। मेरे अंदर तक करवाहट भर गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की और फिर सो गया। और सुबह मुझे वापस प्रदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वहीं मेरी जॉब थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं वापस अमेरिका चला गया। वहां जाकर मैंने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एक सांवला सा लड़का था। मर्द चाहे कितना भी सांवला क्यों ना हो, उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लगभग 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। बात चलती और फिर ख़त्म हो जाती। जो रिश्ता तय होता उसके अजीब से शर्त होती थी। सबसे पहले तो यही शर्त होती कि मैं अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को दूंगा और अपनी माँ के पास इंडिया एक पैसा भी नहीं भेजूंगा। और फिर पापा के गुजरने के बाद मेरी 2 बहन और माँ की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मिली। उसके हाथ में जो किताब थी, मैं समझ गया कि वह लड़की हिंदुस्तानी है। मैंने सोचा शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने कार रोकी और उससे पूछा कि आपको कोई ज़रूरत है? तो वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। मेरे कहने पर वह सोच में पड़ गई, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। तब उसने कहा कि आपके घर में कौन कौन रहता है? मैंने उससे कहा कि मैं एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया हूँ। मैंने उसको सारी बात सच सच बता दी थी। वह थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करती रही, फिर बोली, अगर आप अभी और इसी वक्त मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।
उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया। भला शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है जो अभी और इसी वक्त हो जाती? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे शादी के लिए क्यों कह रही थी, और वह भी बिना किसी शर्त के। लेकिन मैं भी तो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और अब मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई है तो फिर मैं यह मौका हाथ से क्यों जाने देता। मैं उसी समय जाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और खुशी से अपने छोटे से कमरे में ले आया। इस छोटे से कमरे में ही चूल्हा रखा हुआ था जहाँ पर मैं खुद खाना बनाता था, और आज देर हो गई थी। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया था। मीरा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। मीरा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरी तो खुशी का कोई हद ही नहीं थी। मैंने मीरा से कहा, मीरा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी। मैंने मीरा से कहा कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम अपने चेहरे से यह मास्क हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी पत्नी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह तो मेरी ख्यालों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं बहुत खुश हुआ और फिर एक हफ्ता हमने बहुत ही खुशी से गुजारा। मैं रोज़ाना काम से वापस आता तो वह खाना पहले से ही बनाकर रखा करती थी और सुबह उठने से पहले ही खाना तैयार रहता था। मेरी ज़िंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो वह मुझे घर पे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह कहीं गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वह अपने रिश्तेदार के पास जा रही है। यह खत नहीं बल्कि मेरी बर्बादी की थी। इस खत को पढ़कर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा था। पैरों तले से ज़मीन फिसल गई थी। मेरे पास तो उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ, वह तो मुझे एक सड़क पे मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैंने उसके साथ जितना समय गुजारा था वह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत समय था। इतने समय में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। अब तो उसके बिना रहने का ख्याल से ही डर लगने लगा था। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि वह मुझे छोड़कर चली गई थी। मीरा के बिना ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे लिए अब अमेरिका में काम करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर एक दिन मैं इंडिया वापस जाने का फ़ैसला कर लिया और फिर मैं इंडिया वापस चला आया। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा कि तेरी पत्नी ने 4 साल तो यहाँ काम करके गुजारे, और फिर वह तंग आकर और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है ना ही यहाँ आता है, तो भला मैं तुम्हारा सेवा क्यों करूँ। मैं तुम्हारी कोई फ्री की नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी अपने भाई के घर चली गई। मैं उसे लेने गई थी, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। अब तुम आ गए हो तो जाओ और उसे लेकर आओ। अभी मुझे घर के काम नहीं होते। जब से वह गई है घर का काम करके मेरी और मेरी बेटियों का हालत ख़राब हो गया है। जा और जाकर उसे लेकर आ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह काली कलूठी सी लड़की, उसके इतने नखरे। मैंने उससे शादी करके उसे सहारा दिया और उसके इतने नखरे चढ़ गए कि वह मेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई। मैं इस गुस्से में उससे मिलने के लिए उसके भाई के घर पहुँच गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करने पर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, और फिर सबके कहने सुनने के बाद मेरी पत्नी के भाई ने मेरी पत्नी से मेरे साथ हवाले कर दिया। मैं उसे लेकर घर आया। उस समय तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ की चीख निकल गई। मेरी पत्नी की तरफ गौर से देखा तो मेरी भी ऊपर से सांस ऊपर ही रह गई थी और नीचे के सांस नीचे। जब मैं अपने पति से मिला तो मेरी पत्नी का पेट तो बढ़ा हुआ था, जैसे कि उसके पेट में 8 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ ने खूब हंगामा किया, यह लड़की चरित्रहीन है, अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में पाल रही है।
मेरा बेटा तो यहाँ 5 साल बाद घर आया है। मैं भी देखा और महसूस किया कि हाँ, वह प्रेग्नेंट है और उसे निकालना चाहा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर से बाहर निकालने भी लगा तो वह मेरे कदमों में बैठ गई और बोली, सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ यह बच्चा आपका है। मगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवा कर देख लेना। कुछ दिन बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं उस वक्त डॉक्टर से चेकअप करवाने से कहा और जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह बच्चा मेरा है, लेकिन मैं तो अपनी बीवी से 5 साल बाद मिला था। फिर यह बच्चा मेरा कैसे? डॉक्टर ने कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट दी है। मुझे डिलीवरी तक का समय दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की क्या बात है? जब मैं 5 साल से यहाँ था ही नहीं तो भला यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? यह तो साफ है कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा नाजायज है। यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरी माँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन मेरी पत्नी रो रो कर मुझे थोड़ा सा समय मांग रही थी, जिस पर मेरी माँ ने कहा, चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा समय दे दो। मैं अपनी माँ से कहा कि माँ, यह कैसे हो सकता है? मैं तो 5 साल से अमेरिका में रहता हूँ, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो गया? तब माँ ने कहा कि बेटा, मोहल्ले में तमाशा बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी है। बच्चा पैदा होते ही हम डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, सब सच सामने आ जाएगा। और अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो फिर हम इसके भाई से कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचाना चाहते हो तो हमें 20 लाख रुपए दे दो, क्योंकि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है। और यह तो डीएनए टेस्ट में साबित हो ही जाएगा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर हम इन लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, उनसे पैसे लेंगे। मुझे विश्वास है कि इसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देगा। मेरी माँ ने मुझे यह पट्टी पढ़ाई तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने उसे घर के अंदर कर लिया और डिलीवरी तक इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन भी आ गया। मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। वहीं पर मैं डॉक्टर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ, और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी तो और उसकी रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह तो सच में मेरा ही बच्चा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं गुस्से में आ गया। डॉक्टर से कहा कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी माँ ने भी कहा कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट एकदम सही है। फिर मैं शहर की सबसे मशहूर और बड़ी लैब में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट भी वही निकली। मैंने 3-4 बार टेस्ट करवाया, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं हैरान हुआ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। खैर, जो भी था, हम बच्चे को घर ले आए। मैं अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, मुझे यह बच्चा नहीं रखना। मुझे विश्वास ही नहीं है कि यह बच्चा मेरा है। वह मेरी मिन्नतें करने लगी। कहा कि आप आराम से बैठकर मेरी सारी बातें सुने, उसके बाद जो फैसला होगा तो आपकी हर फैसले का सम्मान करूंगी। मजबूर होकर मैं उसकी बात सुनी। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी थी। फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगी, जिससे सुनने पर मैं मजबूर हो गया था। मेरी पत्नी ने कहा कि जब मेरी आपसे शादी हुई तो आपने एक नज़र मुझे देखा तक नहीं और सुबह वापस चले भी गए। तभी मैं समझ गई थी कि आपने मेरी सख्त सूरत की वजह से ऐसा किया है। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी। मेरे नक्श तो बहुत ही सुंदर थे, लेकिन मेरी रंगत के पीछे सब कुछ छिप गया था। ऊपर से मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी, इसलिए मेरी रंगत और भी ज़्यादा दब गई थी। बिन माँ के पली बड़ी थी ना, इसलिए डाइट अच्छी नहीं मिली थी। भैया भाभी के सहारे जी रही थी। भैया फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, लेकिन भाभी तो मेरी जान की दुश्मन बनी बैठी थी। पूरे घर का काम करवाती और खाना भी नहीं देती थी। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। भूख भी अब बहुत कम लगने लगी थी, जिस वजह से सूख के कांटा हो गई थी। इस कमजोरी ने मुझे और भी सांवला बना दिया था। जब आपसे शादी हुई तो उम्मीद जगी थी कि शायद अब मेरे बुरे दिन खत्म होंगे।
मेरी जिंदगी में भी बाहर आने वाली है। यही सपने सजाए सुहाग की सेज पर बैठी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे नज़र भरकर देखना भी गवारा नहीं किया और अगले ही दिन मुझे फिर से दुखों के हवाले करके चले गए। 5 साल तक आपकी माँ ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी जान और भी ज़्यादा निकल गई और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। मैं बागी होती चली गई। मैं सोचती थी कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे ऐसी कौन सी पाप की सज़ा मिल रही है। इस घर में आप मुझे छोड़ के चले गए और आपकी माँ मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है। मेरा भाई जब मुझसे मिलने आता था और मुझे इस हालत में काम करते देखा तो वह मुझसे कहा कि घर में तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से भी बात की थी कि मैं अपनी बहन को इस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि बहुरानी बनाने के लिए भेजा है। लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा इस घर में मत आना। मेरा भाई मुझे बार बार कहता कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था। भाभी से लड़ झगड़ कर भैया ने मेरे लिए अपने जानने में यह बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा था। मुझे उम्मीद थी कि भाभी अब दूसरी जगह मेरी शादी हरगिज नहीं होने देंगी और होने भी देंगी तो किसी बूढ़े के पल्ले बांध देंगी। भाभी के साथ मैं 10 साल गुजारी थी और यह 10 साल मेरी किसी नरक से कम नहीं थी। इसलिए मैंने भैया को मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ की रिश्तेदार अमेरिका से घर आई थी। उनका नाम सीमा है। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझसे कहा कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं अब से 15 साल पहले देखी थी। विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसी हो गई हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने उन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर सीमा मासी ने एक तरकीब सोची और मुझसे कहा कि वह मुझे अमेरिका ले जाएगी और आपसे मुझे मिलवाएगी। तब मैं मासी से पूछी कि आप मुझे इनसे कैसे मिलवाएंगी। सीमा मासी ने कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। सीमा मासी ने मुझे गोरे होने के इंजेक्शन लगवाए, जिससे कुछ हफ्तों में ही मेरा रंगत चमकने लगा। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने आप के रंगत को देखकर हैरान थी। सीमा मासी ने बताया, यह रंग गोरा करने का इंजेक्शन है जिन्हें सब लगवाते हैं। फिर उन्होंने मेरे कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई और वहाँ पर मेरी डाइट को मेंटेन किया। मुझे खूब खिलाया, जिससे मेरी सेहत अच्छी होती चली गई। अब मैं आपकी माँ के साथ रहती थी। तब मुझे आपके कमरे से एक डायरी मिली थी। उस डायरी में आपके रहने का पता लिखा हुआ था कि आप अमेरिका में किस जगह पे रहते हैं। मासी ने उस जगह का पता निकलवाया और एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे। तब मासी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जैसे ही वह इधर आएगा उसका ध्यान तुम्हारी तरफ चला आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ चला आया। मेरा रंग और मेरी सेहत की बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाए। आपने तो मुझे देखा ही नहीं था। आपने अनजान लड़की समझकर मुझसे शादी कर ली, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो पहले से ही आपकी पत्नी थी। अच्छी डाइट लेने की वजह से मेरा शरीर भर गया था और मेरा रंगत बिखर गया था। लेकिन मेरा रंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि इंजेक्शन लगने के रंग गोरे होने का इंजेक्शन का समय ख़त्म होने लगा था। मेरा रंग फिर से सांवला होता जा रहा था और फिर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगी थी। लेकिन इंजेक्शन का असर ख़त्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला होना शुरू हो गया। तो फिर मैं वहाँ से निकल आई। मेरा वीज़ा का टाइम भी पूरा हो चुका था। 1 महीने दिन का मेरा वीज़ा था और फिर मैं वहाँ से चली आई। इंडिया आकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम हिम्मत से काम लो और यहीं पर रहो। सारी हकीकत हम तुम्हारे पति को बता देंगे। मेरी पत्नी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पे अमेरिका में हुई हमारे शादी के पेपर भी मुझे दिखाए। कुछ और चीज़ भी दिखाए थे जिसके पास जो मैंने उसे अमेरिका में दी थी, वह भी उसने मुझे दिखाया। जब मैं उसे गौर से देखा तो उसकी वही बड़ी बड़ी आंखें थी जिस पर मैं फ़िदा हो गया था।
आवाज़ भी तो उसी की थी। यकीनन यह वही लड़की थी जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढता फिर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसका रंग फिर से सांवला हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया था कि मैं मीरा को गौर से देखा ही नहीं। मुझे तो जैसे ही पता लगा कि मेरी पत्नी मेरे बिना ही प्रेग्नेंट है, तभी मैं इतना गुस्से में हो गया था कि उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। अगर मैं पहले ही इस पर ध्यान देता तो शायद मुझे पता चल जाता कि यह तो मेरी ही मीरा है जिसे मैं अमेरिका में शादी किया था। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। मेरी माँ ने कहा कि यह सब झूठ बोल रही है, झूठी कहानी बना रही है, इसकी कहानी पर विश्वास मत करना। मैं फ़ौरन अपनी माँ को हाथ उठाकर कुछ बोलने से मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं माँ, यह लड़की झूठ नहीं बोल रही है, यह सच में बोल रही है। यह वही लड़की है जिससे मैं अमेरिका में शादी की थी और यह बच्चा मेरा ही है, मैंने कहा, और फिर मैं इसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो गया। लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ देखना गवारा भी नहीं समझता था। मैं मीरा को अपने घर तो रख लिया, लेकिन उसे अपनी पत्नी के नज़र से, फिर उसके बच्चे को भी अभी अपना बच्चा नहीं माना था। मैं अभी भी उससे कटा कटा रहता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम एक पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते? तब मैंने उसे कुछ नहीं जवाब दिया और मेरा व्यवहार ऐसा ही रहा। एक दिन तंग आकर मीरा घर छोड़ के अपने भाई के घर चली गई। उसने बच्चे को यहीं छोड़ दिया था। उस पूरे दिन बच्चा दिन भर रोता रहा। मैंने माँ से भी कहा था कि जाकर बच्चे को चुप कराए, लेकिन माँ ने कहा कि इसे तूने रखा है तो तू ही संभाल। मैं उस बच्चे को संभालने नहीं जा रही। मुझे उस बच्चे का रोना देखा नहीं गया और मैं उसके पास गया। पूरी रात उसको दूध गर्म करके पिलाता रहा, उसका ख्याल रखा। उस बच्चे की आंखों में मुझे एक अजीब सा प्यार दिख रहा था। इस बात को 2 दिन बीत गए थे। अब मुझे उस बच्चे से लगाव हो गया था, लेकिन उस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मीरा के पास गया। मैं जब मीरा से मिला तो उसने मेरे पास आने से मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मीरा, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो चलो। क्या तुम अपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं देना चाहती? क्या तुम अपने बच्चे से दूर रह लोगी? मेरी इन्हीं सभी बातों से मीरा मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो गई। मैं मीरा को घर ले आया, लेकिन अभी भी हमारे बीच दूरियां थी। तब मैं मीरा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि क्या हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे माफ़ी मांगने पर मीरा ने मुझे माफ़ कर दिया और अब हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे दूसरी नई कहानी में।